नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी राही के ऊपर, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कहानी है। इस कहानी का संकलन सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र में सन 1947 में हुआ था। अगर इस कहानी के पात्रों की बात करें, संवाद योजना की बात करें, तो आप देखेंगे कि इस कहानी के मुख्य तौर पर 2 पात्रों का ज़िक्र किया जाता है, जिसमें पहली जो पात्र है, वो राही है और दूसरी पात्र अनीता है। यानी विशुद्ध तरीके से आप देखेंगे, तो ये कहानी 2 महिला पात्रों के ऊपर आधारित है, केंद्रित है, जिसमें से इस कहानी का शीर्षक राही नामक जो पात्र है, उसके नाम पर पड़ा हुआ है। तो पात्रों को ध्यान में रखना है, राही और अनीता को। संवाद योजना पर बात करें तो इन्हीं दोनों पात्रों के बीच में ज़्यादातर बातें हुई हैं। इस कहानी में एक खास जाति का उल्लेख किया गया है, जिसका नाम है मांगरोरी, यानी कि ऐसी जाति जो मांग कर खाने वाली है या फिर जो थोड़ी-सी गरीब स्थिति में है। तो यहाँ पर जाति को आपको ध्यान में रखना है, में भी सवाल पूछा जा सकता है। इस कहानी का जो वातावरण बनता है, वो वातावरण आप देखेंगे कि लगेगा कि आप जेल से किसी पात्र से बात कर रहे हैं। ऐसे 2 पात्र हैं जो कि जेल में हैं और दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। जिसमें राही जो है वो चोरी के इल्ज़ाम में जेल में बंद है और उसने चोरी क्यों किया है, ये बात वो अनीता को बताती है। और अनीता जो है वो एक सत्याग्रही है, जो कि गांधीवादी विचारों से प्रभावित है और देश की हालत को लेकर इसने कुछ आंदोलन सा किया हुआ था, सत्याग्रह किया था, जिसके एवज में इसको जेल में बंद किया गया है। ये दौर उस ज़माने का है, जब हम स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे या फिर स्वाधीनता आंदोलन का दौर चल रहा था। तो राही और अनीता दोनों अलग-अलग दोषों में जेल में गए हुए हैं और वहीं पर इन दोनों की मुलाकात होती है। यहाँ पर कहानीकार ने सवाल उठाया है कि सच्ची देशभक्ति क्या है? इससे पहले हमने एक कहानी पढ़ी थी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। उसमें भी प्रेमचंद ने सवाल उठाया था कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन क्या है? तो उसमें यही हुआ कि देश के लिए खून का एक कतरा दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। यहाँ पर सवाल कहानीकार सुभद्रा कुमारी चौहान ने उठाया है कि सच्ची देशभक्ति क्या है? उसका उत्तर खुद इस कहानी में दिया गया है, गरीबों का कष्ट निवारण सच्ची देशभक्ति के अंतर्गत हो सकती है। वैसे भी सुभद्रा कुमारी चौहान की आपने कविता पढ़ी होगी, झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी की रानी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा से संबंध रखने वाली कवयित्री रहीं। खासतौर से हम इनको कवयित्री के रूप में ही देखते हैं। लेकिन यहाँ पर सिलेबस में एक कहानी लगी हुई है, जो कि कहीं न कहीं जो उनका कवि गुण है, वो एक कहानीकार के तौर पर भी उसी सवाल को उठा रहा है जो कि वो कविता में उठाती रहीं। कहानी में भी उन्होंने उठाया कि सच्ची देशभक्ति क्या है और इसका उन्होंने फैंटेसी के रूप में प्रयोग किया है कि गरीबों का कष्ट निवारण ही सच्ची देशभक्ति है। ऐसा नहीं है कि आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इस देश में गरीब नहीं है, लेकिन रूप बदला हुआ है और जो देशभक्ति का रूप है वो भी बदला हुआ है। अगर इस कहानी के की पॉइंट्स की बात करें, तो आपको परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे इस कहानी में चोरी का ज़िक्र किया गया है, तो किस कारण चोरी की गई है? नाज की गठरी की चोरी की गई है राही द्वारा। वो नाज, नाज मतलब अनाज यहाँ पर अर्थ निकाल सकते हैं आप। 5 से 6 सेर मात्रा में है। सज़ा कितने साल की हुई है? 1 साल की सज़ा हुई है। और इस कहानी में एक और गौण पात्र है जिसका कि ज़िक्र राही के द्वारा किया गया है कि एक बच्चे राही के बच्चे की बाप की बात यहाँ पर की गई है, जिसको ताड़ी के कारण सज़ा दी गई थी। बाद में वो उसको उसका देहांत भी हो गया था। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे, जो कि आपको राही कहानी पढ़ते हुए अपने दिमाग में रखे जाने चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप इन बिंदुओं को रखेंगे ध्यान में, तो आगे जब हम चर्चा करेंगे, तो आपको ज़्यादा ये कहानी समझ में आएगी।
कहानी की शुरुआत एक प्रश्न से होती है। शैली देखिए आप, कहानीकार ने प्रश्न शैली को ध्यान में रखा है और ज्यादातर इसमें संवाद योजना को केंद्र में रखा गया है। कहानी की शुरुआत कैसे होती है? तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाज की गठरी। ऐसे लग रहा है कि कोई कोर्ट में खड़ा है और कोई किसी से सवाल पूछ रहा है। यहाँ पर सवाल पूछा गया, तेरा नाम क्या है? उत्तर आता है कि राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाज की गठरी। एक बार सवाल आ चुका है कि किस चोरी के इल्जाम में राही को जेल की सजा हुई थी। ये यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो एक बार सवाल आ चुका है। अब आगे है संवाद। कितना नाज था? होगा 5-6 शेर। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। तो पूरा कहानी का जो वातावरण है आपके दिमाग में आना शुरू हो चुका होगा कि कहानी की शुरुआत कैसे हो रही है। किसी अपराध या दोष के इल्जाम में कोई जेल में सजा काट रहा है। सजा कितने साल की है? साल भर की है। और किस वजह से सजा काट रहा है? कि अनाज की चोरी की है। अनाज कितने मात्रा में है? 5-6 शेर का है। ठीक है। अब आगे कहानी। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार। हमारी जाति मांगरोरी है। हम केवल मांगते खाते हैं। जिस जाति का उल्लेख मैं ऊपर कर रहा था वो जाति देखिए आप यहाँ पर पकड़ ली होंगी। मांगरोरी जात यानी कि जो मांगने और खाने का काम करते हैं। खासतौर से हमने रेलवे स्टेशन इत्यादि पर इस तरीके के लोगों को देखा है, खासतौर से जिनको हम बंजारा कह सकते हैं, जिनका कोई स्थायी निवास नहीं होता है और वो मांग कर खाते हैं पीते हैं। तो यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि तो तूने चोरी क्यों की? चोरी के स्थान पर क्या कर लेती? मजदूरी कर लेती तो भी 3-4 आने पैसे मिल जाते और उसे अपना जीवन यापन करती। लेकिन यहाँ पर राही जो पात्र है वो यथार्थ को प्रस्तुत करती है कि हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार। हमारी जाति मांगरोरी है। हम केवल मांगते खाते हैं और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा। बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था। उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी हुई थी। उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अब चोरी इसने क्यों की है? क्योंकि भूख के मारे इसके बच्चे तड़प रहे थे और इसने कोशिश की कि 2-4 पैसे की अगर मजदूरी मिल जाती है तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन कोई मजदूरी देने वाला नहीं था, काम देने वाला नहीं था। इसलिए मजबूरी में इसको चोरी करनी पड़ी और ये वहीं पर कोई नाच की गठरी रखी थी, उसको उठाकर लेकर भागी और जैसे ही भागी उस समय की पुलिस भी चौकन्नी थी और इसको पकड़ ली। आज की पुलिस कितनी चौकन्नी है? क्योंकि ये कहानी है, तो कहानी में सारी चीजें आप देखेंगे कि घटनाक्रम में बदलती रहेगी। वास्तविकता कुछ अलग होती है लेकिन कहानी में जैसे ही नाच की गठरी लेकर भागती है वैसे ही इसको पुलिस पकड़ लेती है। अब इस बात को सुनकर जो दूसरी पात्र है अनीता, यहाँ पता चल रहा है कि ये संवाद किसके और किसके बीच में हो रहा है। अभी तक जो भी प्रश्न पूछे जा रहे थे वो अनीता द्वारा पूछे जा रहे थे और सवालों का जवाब राही दे रही थी। अब इन सवालों और उत्तरों को सुनते हुए अनीता ने ठंडी सांस ली। ठंडी सांस कैसे ली जाती है? यानी कि लंबी सांस, मतलब कुछ चिंतित होकर एक ठंडी सांस ली। बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसीलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा। अनीता इसको एक रास्ता बताती है कि जब तुमने चोरी की तो कह देती कि हमारे बच्चे भूखे थे इसलिए मजबूरी में हमने चोरी की। जो 1 साल की सजा थी हो सकता है कि कुछ महीने की होती, 3-4 महीने की होती। तो ये कहती है कि हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। आप देख रहे हैं कि बार बार इसमें एक शब्द आ रहा है, बार बार सरकार। जिस तरीके से जो गरीब लोग होते हैं, अपने से पढ़े लिखे या फिर जो अमीर लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं या फिर शक्तिशाली होते हैं, उनको किस तरीके से संबोधित करते हैं,
यहाँ पर सरकार संबोधन के तौर पर आया हुआ है। और राही ने जो बात कही है यहाँ पर, वो शायद वर्तमान समय में जो इस दशा या परिस्थिति से गुजरने वाले लोग हैं, वो अपने से कोरिलेट इसको कर सकते हैं। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार, बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा, पर किसी ने नहीं सुना। अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप है? अनीता ने पूछा। अनीता को ये चिंता होती है या फिर उसके मन में एक सवाल आता है कि आखिरकार बच्चों को छोड़कर ये जेल की सजा काट रही, तो वो बच्चे किसके पास हैं? राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार, बाप भी नहीं है। जेल में उसे मारा था और अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। यानी कि राही के जो हस्बैंड है, पति है, उसकी कैसे मौत हुई है, आपने इसको देख लिया। सवाल आगे पूछा जाता है, तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा, वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था, दो चार दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी, वहीं वह मर गया। आए दिन पुलिस प्रशासन पर एक सवाल उठाया जाता रहा है, जो भी इसमें लोगों का कहना है कि कुछ सुधार करना चाहिए। यहाँ पर देखिए किस तरीके से राही के पति को मारा गया है, पूरी बात वो बता रही है यहाँ पर, और एक धारा की बात कही जा रही है। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी और वहीं पर वो मर गया। यानी यहाँ साल भर आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, चाहे वो राही के संदर्भ में हो, चाहे उसके पति के संदर्भ में हो। अनीता इस बार लंबी सांस लेती है। अनीता के मनोभावों का चित्रांकन जो कहानीकार है काफी सूक्ष्मता से किया हुआ है। अनीता राही की बातों को सुनकर किस तरीके से प्रभावित हो रही है, खास तौर से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऊपर बताया गया कि वो ठंडी सांस लेती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जैसे उसको पता चला कि उसका घरवाला नहीं है और उसका निधन कैसे हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि अनीता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। उसने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। इसको सुनकर राही चली गई। निश्वास मतलब लंबा, इस तरीके से सांस लेकर छोड़ना। आप याद कीजिए, जब आप भी किसी टेंशन में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो आप लंबी सांसें लेते हैं। उससे पता चलता है कि आप सामान्य स्थिति में नहीं हैं। यहाँ पर वो दीर्घ निश्वास जो है, आपको अनीता के मनोभाव को पकड़ने के लिए काफ़ी है। वो लंबी सांस लेने के बाद कहती है कि अच्छा जा अपना काम कर। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। अनीता किस वजह से जेल में है? क्योंकि वो सत्याग्रह की। सत्याग्रह शब्द जैसे ही आता है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि गांधीवादी जो भी विचारधारा है या फिर गांधीवाद से जो लोग प्रभावित होते हैं, वो सत्याग्रह करते हैं। अनीता गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया। जेल में भी अलग अलग तरीके की श्रेणी होती है। पहले इसको बी श्रेणी दी गई थी, बाद में थोड़ा सा और लिखा पढ़ी हुई तो ए श्रेणी देगी, ए क्लास इसको दिया गया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण यह या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। यहाँ पर कई तरीके से चिंतन अनीता कर रही है। एक तो दरिद्रता और गरीबी को लेकर, दूसरा कि जो समानता है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की जो भावना है, उसकी बड़ी कमी है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि इसमें गांधीवाद दिखाई पड़ रहा है, दूसरे तरफ मार्क्सवाद का भी पुट दिखाई पड़ रहा है। तो खाने पहनने का सबका समान अधिकार है, ये भी उसके मन में सवाल आ रहा है। और कई बार जो सरकारी अदालत है या फिर वकील, उनके चातुरपूर्ण रवैये से किसको सजा मिल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसी के प्रतिफल में जो माताएं हैं वो जेल भेज दी जाती हैं।
इस कहानी में जिस तरीके से राही का चित्रण किया गया है, इससे ये लगता है कि कहीं न कहीं वो ये कानून के दाँव-पेच में उसको जेल की सज़ा हुई है। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक ओर तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन की कष्ट उठाती है और दूसरी ओर हैं हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल अनीता ने उठाया है कि जेल जाने का 2 तरीका आप देख रहे हैं। एक है जो बच्चे भूखे मरने से बच जाएँ, उसके लिए उसने चोरी कर ली, तो उसको जेल का जीवन व्यतीत करना पड़ा। और कुछ लोग हैं जो देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हैं, मतलब दिखावा करते हुए जेल आते हैं, शौक के तौर पर जेल जाते हैं। हमें आम तौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। अब जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं कि कौन किसमें किस बैरक में रहेगा, कहाँ पर रहेगा, सुविधाओं को लेकर। जेल आकर ही हम कौन-सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन-सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। एक तरीके से तत्कालीन जो भी राजनीतिज्ञ या फिर राजनेताओं का जेल जाने का जो अभियान था, उसपे भी प्रश्न यहाँ पर अनीता ने उठाया हुआ है कि लोग कैसे जेल जाते थे। दिखाने के लिए कि वो देशभक्ति कर रहे हैं, त्यागशील हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल उठाया गया है कि जेल जाने से नेतृत्व की सील लग जाती है, यानी कि मुहर लग जाती है। आपने अपने आस-पास में भी देखा होगा, जो एक बार जेल की यात्रा कर लेता है, वो एक तरीके से आस-पास में नेता भी बन जाता है और कई बार तो राष्ट्रीय स्तर का भी नेता बन जाता है। हमें बड़े अभिमान से कहते हैं, यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार-बार सुना-सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरे से ऊपर उठ जाते हैं और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानिक संस्थाओं के मेंबर और क्या-क्या हो जाते हैं। ये कहानी भले आज़ादी के आस-पास लिखी हुई प्रतीत होती है, स्वतंत्र भारत के पहले की ही कहानी है, ठीक है? लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज की जो भी राजनीतिक गतिविधियाँ हैं और राजनेताओं का जो चरित्र है, उसको ठीक-ठीक एकदम सामने ला रही है। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, बात-बात पर कांग्रेस का मज़ाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति है? ये सवाल प्रायः रहता है कि ये लोग देश के लिए काम कर रहे हैं या फिर सत्ता के लिए काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में जब भी चुनावों का दौर आता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो, चाहे राज्य स्तर का चुनाव हो, उससे यही लगता है कि सभी लोग तो कहते हैं कि हमें देश की सेवा करना है, हमारे लिए देश आगे है। लेकिन सवाल उठता है कि ये देश है या फिर सत्ता है? यहाँ पर कहानीकार ने भी सवाल उठाया। अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था, लगातार उसके मन में विचार आ रहे थे, वह दार्शनिक हो रही थी। ठीक वैसे ही जैसे कोई दार्शनिक व्यक्ति लगातार चिंतन करता रहता है। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारावली, अनीता की जो विचार आने की जो पंक्तियाँ रही हैं, जिसको कि यहाँ पर शब्द दिया गया, विचारावली अनीता को ही खाए जा रही थी। उसे उसी बार-बार ये लग रहा था, कुछ यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक भी हुई है, जहाँ से हमने इसको लिया है। उसे बार-बार ये लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं, वरन मज़ाक है। ये कथन किसके संदर्भ में और कौन सोच रहा है? अनीता सोच रही है कि जिस सच्ची देशभक्ति के बारे में वो सोच रही थी, वो तो मज़ाक सी लग रही है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में। सच्ची देशभक्ति क्या है? गरीबों के कष्ट निवारण में। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई-बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सकें, तो सचमुच अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है।
आमतौर पर कहा भी जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। 70 से 80% लोग गांव में रहते हैं और खेती किसानी करते हैं। तो ये जो गरीबों की चर्चा की जा रही है, शायद उसी कृषि प्रधान देश या फिर किसी प्रधान समाज से जोड़कर देखने की कोशिश की गई और इसी में किसानों की दुर्दशा को भी यहाँ पर उठाया गया। कहानीकार लिखती हैं कि किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। जैसा कि राही भी ये मानकर बैठ चुकी है कि मांगरोरी जाति से उसका संबंध है, तो उसका काम है मांगना और खाना। नहीं मिले तो एक कदम बढ़कर चोरी भी कर सकती है। तो बचपन से ही ऐसा लगता है कि उनको सिखाया जाता है। ये चीज अनीता सोच रही है, यानी कि कहानीकार भी इस चीज को अनीता के माध्यम से सोच रही है। आगे है कि इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर साल 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचारादर्श की उस उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य असत्य की समझ नहीं। अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है? राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। यानी कि राही की मुलाकात से उससे परिचय होने के बाद अनीता के अंदर तमाम विचार कौंध रहे हैं, क्योंकि वो सत्याग्रही है, थोड़ा वो पढ़ी लिखी है और देश दुनिया से जुड़ी हुई है। देशभक्ति, सत्ता भक्ति, राजभक्ति क्या है, इससे वो परिचित है। तो सोच रही है और ये उसके जो प्रश्न है सिर्फ अनीता के नहीं है, बल्कि जितने भी पाठक हैं और इसको पढ़ने वाले हैं, उनके मन में भी इस तरीके के सवाल आने चाहिए। हालांकि जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ तो इस तरीके के बहुत कम लोग बचे हुए हैं। अगर बचे हुए भी हैं इस तरीके से सोचने वाले, तो उनको इस समाज में बड़ा कमजोर, निरीह और पागलों की श्रेणी में भी रखा जाता है। ठीक है, अब सोचते सोचते वो सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई। अक्सर जैसा हम सोचते हैं और जब सोने जाते हैं तो सपने के रूप में वही सारी चीजें आती हैं, जिसको कि हम फैंटेसी के रूप में भी देख सकते हैं। इसको लग रहा है कि ये जेल से छूट गई है और मांगरोरी लोगों के बीच में पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल लिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बाल शिक्षा और गांधी जी का प्रभाव इस कहानी में दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वह भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई और यहीं पर एक कहानी खत्म हो जाती है। एक तरीके से इसका जो
एंड हो रहा है, वो फैंटेसी के रूप में हो रहा है कि एक व्यक्ति है जिसके मन में इच्छा जागृत हुई है, लेकिन वो इच्छा स्वप्न के तौर पर है। वो उसके दिलो-दिमाग में ग्रंथि के रूप में है, जिसकी चर्चा अंधेरे में मुक्तिबोध अपनी कविता में करते हैं। तो ये कहानी कुछ फैंटेसी पर आधारित है। जिस तरीके से आपने देखा कि अनीता राही से मिलने के बाद उससे बहुत प्रभावित होती है, उसकी मजबूरी को समझती है, उसको आत्मानुभूत करती है और देश से जोड़कर उसको देखती है। राही को भी इसी समाज, इसी देश के नागरिक के तौर पर देखती है वो, और वो सोचती है कि उसकी स्थिति ऐसी क्यों है कि उसको चोरी करना पड़ रहा है, और वो एक सपना देखती है जिसको हम यूटोपिया के तौर पर देख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस में देखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि ये जो हमने कहानी आप सभी को पढ़ाई है, आपको समझ में आ गई होगी। और राही कहानी का शीर्षक राही क्यों बना? क्योंकि इसकी नायिका राही है, जो कि बहुत ही सामान्य महिला है, और इसमें एक बौद्धिक महिला का भी ज़िक्र किया गया है, जो है अनीता। आपके मन में आना चाहिए कि इस कहानी का नाम अनीता क्यों नहीं हो सकता था, राही क्यों पड़ा है? क्योंकि राही जो है, राही जैसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कहानीकार ने इस कहानी का शीर्षक राही चुना होगा। बाकी आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।